एलओसी पर मंगलवार को पाकिस्तान ने भारत की पीठ में जो छुरा भोंका, उसके जख्मों से अब तक खून रिस रहा है। पुंछ में शहीद हुए 5 जवानों की चिता अब तक सजी भी नहीं है। पूरे हिंदुस्तान का खून खौल रहा है और सरकार अब भी पाकिस्तान से अमन की उम्मीद पाले बैठी है। संसद से लेकर सड़क तक एक ही हुंकार सुनाई दे रही है कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दो, लेकिन सरकार का लहजा नरम है। वो पाकिस्तान को करारा जवाब देने के बजाय विपक्ष के आरोपों का जवाब देने में उलझी हुई है। और उधर पाकिस्तान चोरी के ऊपर सीनाजोरी पर उतर आया है। पाकिस्तान के आर्मी के बाद विदेश मंत्रालय ने भी कहना शुरू कर दिया है कि एलओसी पर उसकी तरफ से कोई फायरिंग नहीं हुई। ऐसे में बड़ी बहस का मुद्दा है कि क्या पाकिस्तान कभी शराफत की भाषा समझेगा? पाक बंदूक चलाए और हम रिश्ते सुधारने के लिए बातचीत करते रहे, क्या ये ठीक है? हमारे 5 मारेंगे तो हम उनके 50 मारेंगे, यही हमारी पॉलिसी होनी चाहिए। सरकार को तुरंत सिद्धांत तोड़कर उसको लड़ाई युद्ध करना चाहिए। सरहद पर 5 जवानों की शहादत का शोक अब पूरे हिंदुस्तान में आक्रोश की शक्ल ले चुका है। संसद से सड़क तक एक ही शोर गूंज रहा है, पाकिस्तान को उसकी नापाक हरकत का करारा जवाब दिया जाए। शिवसेना वालों ने कहा है, बिल्कुल राइट कहा है। मैं 500 कहता हूँ कि 5 के बदले 500 मारेंगे तो ही एक सबक सीखेगा पाकिस्तान, नहीं तो पाकिस्तान इसी तरह की हरकतें करता रहेगा। हम लोग बहुत दिनों से कहानी सुनते आ रहे हैं, अब की मारो तो देख लेंगे, और अब की में अब की ही हो रहा है। और अब इस चीज को छोड़ करके अब की हो ही जाए जो होना है। पाकिस्तान को तुरंत मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जो इजराइल की नीति है उसको अख्तियार करना चाहिए। 1 मारोगे 4 मारेंगे, तुरंत मारेंगे। अभी क्या ये खुला पाकिस्तान ने बोल दिया है कि यार ले मैंने और एक अटैक कर लिया, जो करना है कर लो। अभी तो यार हद के बाहर हो गया, अभी तो कुछ ना कुछ जरूर करना जरूरी है। अब ऐसे देख रहे हैं और कुछ कर ही नहीं रहे हैं। वो पाकिस्तान वहाँ से हमले पे हमले कर जा रहे हैं और ये चुप्पी बांधे खड़े हुए हैं। कुछ अपनी बारी में भी कहें कि भारत भी बिल्कुल मजबूत है, आक्रमण करे उन पे। लेकिन सरकार अब भी दुविधा में है। देश के रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी मान चुके हैं कि पाकिस्तान लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा है, फिर भी वो गोली की भाषा में बात कर रहे दुश्मन को कूटनीति की शराफत से समझाना चाहते हैं। कांग्रेस तो विपक्ष के सवालों के जवाब में गड़े मुर्दे उखाड़ने में जुट गई है। बीजेपी शहीद जवानों की बात करती है, लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए अप्रैल 2001 में जब बांग्लादेश बॉर्डर पर 16 बीएसएफ जवानों की हत्या हुई थी तो उन्होंने चुप्पी साध ली थी। जब एनडीए के रिजीम में बांग्लादेश राइफल्स ने बीएसएफ के 16 जवानों को कुट्टी कुट्टी करके मार डाला था, तो क्या इनके लौह पुरुष ने हमला किया था? जब पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था तो क्या वाजपेयी जी ने हमला किया था पाकिस्तान पे? हिंदुस्तान में कोई नहीं चाहता कि जंग हो, लेकिन सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान कभी शराफत की भाषा समझेगा? पुंछ की घटना के बाद विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के डिप्टी हाई कमिश्नर को तलब किया। उम्मीद थी कि पाकिस्तान अपनी गलती मानेगा, जांच का भरोसा दिलाएगा और कम से कम खेद तो जताएगा ही, लेकिन हुआ इसका उल्टा। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने पुंछ में 5 भारतीय जवानों की शहादत को भारत का दुष्प्रचार करार दिया है, तो वहीं पाकिस्तानी फौज ने भारतीय सेना पर ही युद्ध विराम तोड़ने का आरोप मढ़ दिया। पाक आर्मी के प्रवक्ता साफ मुकर गए कि उनकी ओर से एलओसी पर कोई फायरिंग हुई है। पुंछ में युद्ध विराम उल्लंघन पर भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ की बातचीत में भी पाकिस्तान सीनाजोरी दिखाता रहा। अब सवाल ये है कि क्या इसके बाद भी पाकिस्तान से रिश्ते सुधरने की उम्मीद की जा सकती है? आखिर पाकिस्तान ने नवाज शरीफ के सत्ता में आने के बाद संबंध सुधारने की ऐसी कौन सी पहल कर दी है जिससे भरोसा हो कि बातचीत से रिश्ते सुधर जाएंगे?
मिथिलेश कुमार के साथ राकेश कुमार सिंह, दिल्ली, इंडिया न्यूज। तो बड़ा सवाल कि पाकिस्तान बंदूक की भाषा बोलते रहे और हम उससे बात करते रहें, क्या ये तरीका सही है? इसी पर बातचीत करने के साथ हमारे साथ खास मेहमान कई जुड़ गए हैं। हमारे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनंत गाडगिल जी हैं, हमारे साथ बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी जी हैं, मेरे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान हैं, रिटायर्ड जनरल जीएस ओबान सिंह जो कि डिफेंस एनालिस्ट हैं, कमांडो सेटअप में रहे हैं, 11 साल डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट में बिताए हैं और जम्मू कश्मीर के एक्सपर्ट हैं, रिटायर्ड मेजर जनरल शेरू थपलियाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि एक स्ट्रैटेजिक एनालिस्ट हैं। इन तमाम लोगों से बात करेंगे। पाकिस्तान से हमारे साथ ओवैस सोहिद जी जुड़ेंगे जो कि सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं ARY न्यूज के। लेकिन मीनाक्षी जी, शुरुआत आपसे करूंगा क्योंकि कांग्रेस ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। कांग्रेस का कहना है कि बातचीत तो जारी रहेगी क्योंकि पड़ोसियों से हमें अच्छे संबंध बनाना है। तो कांग्रेस चाहती है बातचीत जारी रहे, आप चाहते हैं नहीं जारी रहे। क्या निकलेगा बीच का रास्ता इससे कोई? देखिए, जारी बातचीत तब रह सकती है जब दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, अगला वो हाथ थामने को तैयार हो। ये लगातार पाकिस्तान जो है दोहरी राजनीति में जुड़ा हुआ है कि वो अपने सिपाहियों को और कभी LET को और कभी हिजबुल मुजाहिदीन को, इन तमाम लोगों को लगातार इस्तेमाल करता है। और वो कोई नई बात नहीं है। 1950 से 47 से आप जब से इतिहास उठा के देखना चाहें वो इतिहास आपको मिलेगा। और लगातार राज्यसभा लोकसभा की अगर आप डिबेट्स पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको पता चलेगा कि 50-51 से लेकर 60-65 तक, नेहरू जी के समय तक वही हाल था जो कि आज भारत का हाल है। और उसका कारण स्पष्ट है कि अगर आप पाकिस्तान को, मतलब मैं एक मवाली, गुंडा, बदमाश, जिस भी भाषा का आप इस्तेमाल करना चाहें, उस व्यक्ति को अगर आप स्नेह की भाषा समझाना चाहते हैं तो स्नेह के लिए जब तक जो रेसिप्रोसिटी है वो नहीं होती तो आपकी स्नेह की भाषा का कोई मतलब नहीं है। उसको मैं कायरता की भाषा कहती हूं। और उसमें 2 लाइन है जो मैं अक्सर कोट किया करती हूं कि उस भुजंग, क्षमा देता उस शोभित उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। आपके पास ताकत है तो आपके आगे लोग सिर झुकाते हैं, नमन करते हैं। और जितने गुंडे, बदमाश, मवाली हैं वो आपसे बिल्कुल भिड़ना नहीं चाहते। लेकिन अगर आप हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं और कहते जी मार लो, खून निकाल लो, सर काट लो और हमारी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं होगा, तो वो लगातार जो 1000 वुंड्स वाली उनकी थ्योरी है कि 1000 घाव करेंगे भारत के ऊपर, लगातार उनका खून बहाएंगे और फुल स्केल कभी वॉर नहीं होगी और वॉर हमेशा जारी रहेगी। वही अपनी पॉलिसी को फॉलो करते रहते हैं। और इसमें सबसे बड़ी जो मूर्खता अगर मुझे किसी की नजर आती है तो वो अपनी देश की सुरक्षा मंत्रालय की नजर आती है। मंत्रालय नहीं कहूंगी बल्कि मंत्री कहूंगी। मंत्रालय एक जो है आपको स्टेटमेंट बना के देता है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स उसको वेट करती है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स क्या सुरक्षा से बड़ी मंत्रालय हो गया कि आपको आज भारत की सुरक्षा की चिंता नहीं है? बिल्कुल। ऐसी क्या आपके ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर्स है जिसके तहत आप ये काम कर रहे हैं? बिल्कुल मीनाक्षी जी, हम इस मुद्दे पर भी आएंगे लेकिन आपकी पहली बात का जवाब ले लें। ऐसे में बातचीत नहीं हो सकती। अनंत गाडगिल जी, सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या आप बातचीत जारी रखेंगे या पाकिस्तान को कोई कड़ा संदेश देंगे, भले से गोली की भाषा में ना हो, बातचीत रोकने की भाषा में हो? देखिए, बातचीत तो जारी रहनी चाहिए। बातचीत जारी रखने का हम जो कह रहे हैं उसका मतलब ये नहीं कि हम सब हार गए, हमने हाथ ऊपर किए या वी हैव सरेंडर या वी हैव कॉम्प्रोमाइज विद द नेशन। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को देखते हुए एक तरीका यह है कि बातचीत के जरिए दूसरा इंटरनेशनल प्रेशर जो कि 26/11 के बाद हमारे सरकार ने किया था, एक इंटरनेशनल प्रेशर लाना, नंबर 2 आर्थिक रूप से भी प्रेशर लाना, पॉलिटिकल रूप से भी पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर लाना। तो अगर वो हो गया तो कम से कम कंट्रोल हो जाएगा। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूं कि सम्माननीय श्री लेखी जी ने कहा, लेकिन आप देखिए कि जब वाजपेयी जी पाकिस्तान गए थे बात करने के लिए, हमने वहां राजनीति नहीं की। आज जब देश संकट में है तो विपक्ष का ये रोल होना चाहिए
कि आज कांग्रेस के या सरकार के साथ जुड़े रहे। ये नहीं कि हाउस में एंटोनी जी ने क्या कहा और भारत सरकार ने हार मांग ली और ये वो ऐसी। आप अमेरिका का देखिए, इजराइल का देखिए, जब उनके ऊपर नेशनल क्राइसिस इश्यू हो जाता है तो सारे विपक्ष के लोग इकट्ठे होकर सरकार के साथ खड़े रहते, कभी सरकार से सवाल नहीं करते। लेकिन आज बुरा लग रहा है मुझे कि जबकि विपक्ष के सारे पक्ष ने एकजुट होकर देश के साथ रहना चाहिए, सरकार के साथ रहना चाहिए, तो यहां राजनीति हो रही है। हमने कभी राजनीति की थी जब वाजपेयी जी वहां गए थे या पार्लियामेंट के ऊपर हमला हो गया, बांग्लादेश के बॉर्डर पे बीएसएफ के ऊपर हमला हुआ था, कभी भी कांग्रेस ने उसकी राजनीति नहीं की। लेकिन आज जो हो रहा है वो राजनीति की बात हो रही है। मीनाक्षी जी, और राजनीति कर रहे हैं कि हमने जब बातचीत चालू रखने की बात की, ये दो तरीके युद्ध हुई है। मैं जवाब देना चाहती हूँ। पार्लियामेंट के अटैक के बाद अनंत जी आप मेरी बात भी सुन लीजिए। पार्लियामेंट के अटैक के बाद वाजपेयी जी ने ये नहीं कहा था कि पाकिस्तान में कुछ वर्दी वाले लोग पाकिस्तानी आर्मी वाले घुस आए हैं, लेकिन वो आर्मी के हैं या नहीं ये नहीं है। अब ये बयान की तब्दीली उनके समय पर एक्सटर्नल अफेयर्स मंत्रालय ने नहीं की थी। और जब आप इजराइल का, अमेरिका का या किसी और देश का उदाहरण देते हैं तो ये भी जान लीजिए कि वहां का चाहे राष्ट्रपति हो और चाहे वहां का सुरक्षा मंत्री हो, जो भी उनका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, वो जाके पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारकर आतंकी को घर वापस आते हैं, ना कि घर के अंदर बैठकर ये कहते हैं कि भाई आतंकवाद से पाकिस्तान भी जूझ रहा है। ये शर्मुल शेख में आप लोगों ने किया। 2001, 2002, 2003 आप लगातार वाजपेयी जी की सरकार के समय पर ऑपरेशन पराक्रम उठाकर देख लीजिए। आप तमाम ऐसी चीजें देख लीजिए कि उसमें आपको मिलेगा कि 5 लाख सेना बल, सशस्त्र सेना बल, जिसको लाइन ऑफ कंट्रोल पे बिठाया गया था, पाकिस्तान का एयर स्पेस बंद किया गया था और वॉरशिप्स को पाकिस्तानी कोस्ट पे ले जाया गया था। और उसका नतीजा क्या हुआ था कि 2002 के अंदर मुशर्रफ ने पहली बार स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान की जमीन का गैर कानूनी तौर पर टेररिज्म के लिए हम इस्तेमाल नहीं होने देंगे। 2003 में उसी व्यक्ति ने यह कहा कि ये जो है पाकिस्तान के अंदर हो रहा है और हम चाहते हैं ऐसा ना हो। 2003 के आखिर की वक्त वो सीज फायर का अग्रीमेंट साइन हुआ। वो सारे चीज का आप लोगों की सरकार जब 2004 में आई, आपको उसका फायदा मिला जो कि किसी भी देश को मिलना चाहिए। लेकिन आप लोगों ने क्या किया, शर्मुल शेख में जाकर आप कहते हैं कि पाकिस्तान भी जूझ रहा है टेररिज्म से। आप जाके 26/11 के अंदर आपके जो कांग्रेस के नेता हैं दिग्विजय सिंह जैसे और तमाम लोग खड़े होके कहते हैं कि 26/11 हो सकता है आरएसएस का हाथ हो। आप लोग कहते हैं जहां पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन है कि समझौता एक्सप्रेस आईएसआई का करतब था, वहां पे आप हिंदुस्तानियों को फंसाते हैं। आपकी रणनीति क्या है? आप लोग राजनीति अगर इस देश में टेररिज्म पर, आतंकवाद पर कोई कर रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी कर रही है। और मुझे शर्म इस बात की आती है कि अगर हम लोग पले बढ़े या हमें कोई भी शिक्षा दी गई देशभक्ति की, राष्ट्रभक्ति की, तो ये कहा गया कि प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और ये तमाम मंत्री चाहे दूसरी पार्टी के हों लेकिन ये राष्ट्र के नेता हैं और जब तक ये उस कुर्सी पर बैठे हैं इनको सलाम इसलिए करना जरूरी है कि ये आपके राष्ट्र को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन यहाँ तो उल्टा काम हो रहा है। यहाँ तो लगता है कि वकालत मुझे जवाब देना चाहिए। बिल्कुल मंत्री है। मैं आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन आनंद जी सप्लीमेंट्री पॉइंट उठाकर आ रहा हूँ। मैं सिर्फ एक लाइन यहाँ पर जोड़ना चाहता हूँ। एक जवाब देना चाहता हूँ। एक मिनट लेखी जी के एक ही सवाल का मैं जवाब। उन्होंने कहा कि अमेरिका और इजराइल के लोग अंदर जाके पाकिस्तान के लोगों के ऊपर हमला करते हैं, तो मैं यही बात आपके, जबकि आतंकवादियों को आपके फॉरेन मिनिस्टर ने अपने हवाई जहाज में लेके काबुल लेके गए थे, बड़े सम्मान के साथ लेके गए थे। भाई साहब में जो ऑफिशियल फिगर है आप देखिए, जब आपकी गवर्नमेंट थी, जब एनडीए की गवर्नमेंट थी
Anand ji, I am sorry. I am sorry to have a government like this. अब मैं आपको इसका भी जवाब देना चाहती हूँ, इसका भी जवाब देना चाहती हूँ। गुलाम नबी आजाद के सन इन लॉ, ब्रदर इन लॉ का अपहरण हुआ, आप लोगों ने 5 आतंकी छोड़े। मैं आपको डाटा के साथ बताती हूँ, मैं आपको डाटा के साथ बताती हूँ। आप गलत बयानबाजी को पहले बंद कीजिए। आप जो नहीं, आप जो कह रहे हैं कि इन्फिल्ट्रेशन कब हुई? 2004 के अकॉर्ड के बाद, 2004 के अकॉर्ड आपकी इन्फिल्ट्रेशन बंद हो गई थी। ऑपरेशन पराक्रम के बिना आपकी इन्फिल्ट्रेशन बंद हो गई थी। या यूपीए सरकार आ गई है तो वो एवरेज 250 के ऊपर आ गया, ये मैं 250 से कम हो गया। ये मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि ये फिगर अच्छी है, लेकिन बार बार जो यूपीए और कांग्रेस के ऊपर आप हमला चढ़ा रहे हैं, आपके राजनीति में एनडीए का सब गवर्नमेंट है, तो एनडीए की गवर्नमेंट में ना तो इन्फिल्ट्रेशन कम है, लेकिन फिर भी जो डेथ सिविलियन की डेथ है और नॉट ओनली सिविलियन बट आर्मी के लोगों की भी मौत, ये आपके एनडीए के राज में फिगर ज्यादा है। सुन लीजिए, आप मेरी कह रहे थे तो मैं चुप बैठा, आपको मौका दिया, लेकिन आप जब मैं जवाब दे रहा हूं, ऑपरेशन पराक्रम को तैयार नहीं। ऑपरेशन पराक्रम से आपने क्या किया? फायर। आपकी राजनीति पार्लियामेंट में यही चल रही है कि आप किसी को बात ही करना नहीं देते, आपको समझा रही हूँ ना, राजनीति आपकी राजनीति समझा रही हूँ। हम लोग ने मीनाक्षी जी, आनंद जी, लोगों की हम कदर करें, आज आप अलग बात कर रहे हैं, तो आप हाउस डिस्टर्ब कर रहे हैं आप लोग। दीपक, मुझे एक लाइन बोलने देंगे? जी बोलिए। लगातार IC 814 का बयानबाजी करते हैं, एक लाइन में उत्तर देना चाहती हूँ। IC 814 में सर्वदलीय बैठक हुई थी जिसमें कांग्रेस के लोग शामिल थे और उसमें यह तय हुआ था कि 154 जो यात्री हैं उनको बचाने के लिए जो भी करना आवश्यक है वो कीजिए। और इससे पूर्व के अंदर आतंकियों को छोड़ा गया, उसके अंदर कांग्रेस के लोग शामिल थे। गुलाम नबी आजाद के जो साले हैं उनका अपहरण हुआ तो उसमें इन्होंने आतंकी छोड़े। मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी का अपहरण हुआ तो इन्होंने आतंकी छोड़े। अब 154 आम जनता के लोग अगर पकड़े जाते हैं तो उनको भारतीय जनता पार्टी ना छुड़वाए, जबकि उसमें यह फैसला सर्वदलीय बैठक के माध्यम से तय हुआ था, ना कि भाजपा ने अकेले तय किया था। तो जो लगातार कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता झूठ बोलते हैं, उनको ये झूठ है वो झूठ नहीं चलेगा। सच बात क्या है इनसे पूछिए कि ये सर्वदलीय बैठक में शामिल थे या नहीं। इन्होंने अपनी बात कही थी कि उन लोगों को छुड़ाना चाहिए या नहीं। अरे भाई, लेके नहीं जाए तो क्या करे? अगर वहां पे कोई निर्णय लेना हो तो कौन लेगा? जिम्मेवारी किसकी है? वहां तो एक आदमी को गोली लगती तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसकी और जो प्रधानमंत्री के निवास के आगे धरने आप लोग लगवा रहे थे उसका क्या? 15 किलोमीटर भूल जाते हैं गोली की बात कर रहे हैं, देश को याद रखता है। 15-20 किलोमीटर और 154 लोगों की जिंदगी बची या नहीं ये बताइए, जो इस देश के आम नागरिक थे। तो कारगिल में हमने न्योता दिया था। अरे 72 की लड़ाई, 65 की लड़ाई, तमाम लड़ाइयाँ तो आपके समय पर हुई है। मुझे लगता है अरे कारगिल हुआ, वो देश के ऊपर अटैक था। मीनाक्षी जी, आनंद जी, इंदिरा जी की लीडरशिप की वजह से हो गया। कहाँ थे आप? अरे इंदिरा जी की लीडरशिप तो हमने भी मान ली। इंदिरा जी के बाद क्या हुआ वो बताइए आप तो कहीं नजर भी नहीं आ रहे थे बीजेपी वाले। क्या हुआ वो बताइए आप। मीनाक्षी आनंद जी, ऐसे तो हम कथा अनंता, हरि कथा अनंता में चले जाएंगे, लेकिन आप दोनों को मैं बताना चाहूंगा, पाकिस्तान से एजेंसीज की कॉपी आई है और उसने क्या लिखा है, पाकिस्तान क्या सोचता है भारत में जो चल रहा है उसके बारे में। वो ये सोचता है द इंडियन लीडरशिप इटसेल्फ अपीयर्ड कंफ्यूज्ड, मतलब भारतीय जो लीडरशिप है वो बहुत कंफ्यूज्ड है अबाउट द मैनर ऑफ अलीज्ड अटैक एंड आइडेंटिटी ऑफ अटैकर्स, कि किस तरह से अटैक हुआ और किसने अटैक किया। दीज आर बेसलेस एंड अनफाउंडेड एलिगेशंस, ये तथ्यहीन आरोप हैं, ये कहना है पाकिस्तान का। आवर मिलिट्री अथॉरिटीज हैव कंफर्म दैट देयर हैड बीन नो एक्सचेंज ऑफ फायर दैट कुड हैव रिजल्टेड इन सच एन इंसिडेंट, द फॉरेन ऑफिस स्पोक्समैन सेड। मैं आपसे यह सवाल यहां पूछना चाहता हूं, पूरे पाकिस्तान को पता है कि भारत में इस मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। घाटगे साहब, मेरा पहला और सीधा सवाल आपसे है, आखिरकार उन दो स्टेटमेंट में बदलाव क्यों हुआ? पहला ड्राफ्ट
डिफेंस मिनिस्ट्री ने बताया था, जिन्होंने उनको पाकिस्तानी सैनिक बताया, और दूसरा ड्राफ्ट सच कह रही है मीनाक्षी लेखी जी, वो फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री ने बताया, ताकि बातचीत की विंडो सितंबर में जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हो तब नवाज शरीफ और प्रधानमंत्री के बीच खुली रहे। एक तो पाकिस्तान में जो लिख रहे हैं ना, वो उनके कन्वीनियंस से लिख रहे हैं, तो उनके लिखने से हम अपना ओपिनियन नहीं बता सकते। मौका तो हमने दिया है ना सर, ये लिखने का मौका हमने दिया है, हमने अपने बयानों को कॉन्ट्राडिक्ट किया है। एंथनी जी ने हमने ना वो कुछ भी कहेंगे, उनको चाहे उनकी पोजीशन बचाने के लिए वो कुछ भी कहेंगे, कुछ भी लिखेंगे। एंथनी जी ने हाउस में क्लियर कट कह दिया कि उन्होंने जब बयान दिया तब उनके सामने जब इंफॉर्मेशन थी उसके मुताबिक उन्होंने बयान दिया है, और उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि जब आर्मी चीफ वापिस आएंगे उनके पास के बाद और अधिकार जानकारी जो मिलेगी वो पेश करेंगे। लेकिन गाडगिल साहब, डिफेंस मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्टर ये दोनों अलग अलग बातें क्यों कर रहे हैं 2 घंटे के अंतर में? मैं ये जानना चाहता हूं। गलत बात नहीं है, मैं दोबारा ये कह रहा हूं कि अफेयर्स कैसे उनका बयान व्यक्त कर रही है, तो उस समय जो उनके सामने इंफॉर्मेशन थी उसके आधार पर उन्होंने किया। लेकिन यही जो बयान था जो मिलिट्री की तौर से दिया गया, जो जम्मू से जारी हुआ, जिसमें मिलिट्री के इन्वॉल्व होने की बात कही गई थी पाकिस्तान मिलिट्री की, वो डिफेंस मिनिस्टर के बयान से पहले जारी हो चुका था पीआईबी की तरफ से। इस बात पर भी गौर कीजिए, यानी डिफेंस मिनिस्टर के बयान को बदला गया है। आज इम्पोर्टेंट क्या है, आज इम्पोर्टेंट क्या है, देश के सामने क्या इश्यू है, ये डिस्कस होना चाहिए। देश के सामने यही मुद्दा है। क्या कहा एंथनी, उसके ऊपर तो हमने स्पष्ट किया, यही तो है ना देश के ऊपर कि देश की रक्षा का सवाल है, उसके लिए क्या करना चाहिए। हम अगर अपने में ही हमारी डिफिकल्टी, हमारी क्या देश सुरक्षित है? मैं इस सवाल पर आऊंगा, आनंद जी, मीनाक्षी जी, मैं इस सवाल पर आऊंगा, क्योंकि मेरे साथ सुरक्षा और स्ट्रैटेजिक मामलों के जानकार बैठे हुए, उसके बाद मैं इस सवाल को आपसे टॉस करूंगा। लेकिन सबसे पहले चलता हूं पाकिस्तान, जहां से हमारे साथ ओवैस तौहीद जी जुड़े हुए हैं, जो कि सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं ARY न्यूज के। ओवैस साहब, सीधा सवाल आपसे, भारत में जिस तरह की टसल देखने को मिल रही है अपोजिशन और सत्ता पक्ष के बीच इस मसले को लेकर, उससे क्या इंप्रेशन जा रहा है पाकिस्तान के अंदर? देखिए दीपक साहब, पिछले 15 मिनट से जो है मैं आपके प्रोग्राम में हूं और ये पहली दफा मौका मिल रहा है और आपने भी इंटरप्ट किया। ये मुद्दा पुराना है, पाकिस्तान और इंडिया की टेंशन पर आप प्रोग्राम करना चाह रहे हैं, लेकिन मुझे एज अ मीडिया पर्सन, एज अ मीडिया मैनेजर इन पाकिस्तान, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी का मुद्दा ज्यादा है, जो आपके प्रोग्राम के थ्रू मुझे इंप्रेशन मिला, जो आपने भी उनको कहा। ये मीनाक्षी जी से विद ड्यू रिस्पेक्ट और आनंद साहब से जो कांग्रेस के हैं इस वक्त आपके सब प्रोग्राम में हैं, उन सबसे हमारी जो गुजारिश ये है कि हमें वाजपेयी साहब से यहाँ पे मुलाकात का मौका मिला जब बस डिप्लोमेसी पे वो आए थे, और प्रधानमंत्री यहाँ पे नवाज शरीफ साहब थे। उसके बाद मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर वाजपेयी साहब आए, LK अडवाणी साहब आए। हमें ऐसी भाषा सुनने को नहीं मिली। पिछले साल मैं अपनी फैमिली के साथ दिल्ली में था, और जितने भी थिंक टैंक्स हैं और जो पॉलिटिशियंस हैं वो यहाँ पर आते हैं, हमारे घरों पर आते हैं, हम उनके घरों पे जाते हैं, आम जनता से बात होती है। इस तरह की टोन जो है वो नजर नहीं आती, और हो सकता है कि टीवी की वजह से, हो सकता है कि इनकी आपस में इस वक्त टेंशन इतनी ज्यादा है कि वो जो असल मुद्दे पे जो बात करना चाह रहे हैं, असल मुद्दा तो ये है कि भाई बहुत पुराना मुद्दा है, और ये सियासी खिलाड़ी जो है वहां के यहाँ के वो भी पुराने खिलाड़ी हैं। नया मुद्दा होना चाहिए और सामने होना चाहिए कि अब जो है डायनेमिक्स चेंज हो गई है, पाकिस्तान में भी डायनेमिक्स चेंज हो गई है। डायनेमिक्स चेंज हो गई, इसका मतलब 5 सैनिकों को मारते बॉर्डर पर, मैं ये जानना चाहूंगा ओवैस साहब। मेरे को सवाल करने दीजिए इनसे। दीपक साहब जी, मीनाक्षी साहब आप भी बात कीजिए, आप और हम आपको पढ़ते भी रहे हैं और आपको सुनते भी रहे हैं। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल है जी, एक छोटा सा सवाल है जी, क्या आईएसआई और आर्मी का रोल वहां की सरकार जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार है उसको चलाने में खत्म हो गया है, और क्या आपने एलईटी और हिजबुल मुजाहिदीन का साथ देना बंद कर दिया है? इसका आप जवाब दे दीजिए पहले, फिर हम बात करेंगे पीपल टू पीपल डायलॉग की। जी मीनाक्षी जी, देखिए जहां तक आईएसआई का आपने नाम लिया और एलईटी का नाम लिया,
वहां पर यहाँ पर मैं वो आपकी उसका जवाब इस तरह नहीं दे सकता कि यहाँ पर रॉ क्या कर रही है और असम में क्या हो रहा है और इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन कश्मीर में क्या हो रहा है। मैं उस मुद्दे में नहीं पढ़ना चाहता। मैं आपसे विनती मेरी है, कश्मीर से आसाम चले गए, कल हैदराबाद पहुंचने वाले हैं। आप देख लीजिए, चाहे कांग्रेस की यही उनकी डिप्लोमेसी है। चाहे यहाँ पर जो सियासतदान है, देखिए ये डिप्लोमेसी नहीं है। बीजेपी की लीडरशिप की हमने टोन भी सुनी है, लेकिन इतनी हार्श टोन के 5 मारेंगे तो 500 मरेंगे और 500 होगा तो 5000, ये स्टेचर पे इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है इंडिया की, और हम एज अ सोशल डेमोक्रेट उसको एनवी भी करते हैं और उसको बातचीत भी करते हैं। किसने कहा है? आपके डेलीगेट्स यहाँ पर आते हैं मीनाक्षी जी, मीनाक्षी जी, तो हम किसने कहा? नहीं, सवाल ये है ना, डेलीगेट तो आते हैं जाते हैं, ट्रैक 2 होता है, ट्रैक 1 होता है, सब कुछ होता है वही साहब, लेकिन सीमा पर सैनिकों को क्यों मारा जाता है? मेरा बड़ा सीधा सवाल है और उनका बड़ा सीधा सवाल कि क्या आपने हिजबुल और लश्कर को समर्थन देना बंद कर दिया है, जिन्होंने मिलकर बॉर्डर अटैक टीम बनाई है? दीपक जी, पाकिस्तान इज गोइंग थ्रू अ क्रिटिकल फेज, स्पेशली आफ्टर 9/11, यू नो एज वेल, एंड वी आर गोइंग थ्रू दैट फेज एज वेल। जितनी भी लिबरल प्रोग्रेसिव फोर्सेज हैं वो ऑर्बिट के मार्जिन पे हैं। What is about 26/11? I am not bothered about 9/11. I'm bothered about 9/11. देखिए, मैं मीनाक्षी जी, आप तो इसका मतलब ये है कि आप जो है पाकिस्तान से बातचीत करने के हक में नहीं हैं, जो आपका। अरे वो अटल जी थे, आप भूलिए मत वही साहब, अटल जी थे, अटल जी थे जो बस लेकर आए थे, इलेक्टेड अटल जी थे जो बस लेकर आए थे, और अटल जी में इतनी हिम्मत थी कि उन्होंने मुशर्रफ को बातचीत किए हुआ था, भूलिए मत ये, किस टर्म्स पर, और ऑपरेशन पराक्रम भी उन्होंने किया था। देखिए, और मैं तीनों जगह मौजूद था, ये बता दूं आपको। आई थी और यहाँ की लीडरशिप ऑपरेशन पराक्रम वाजपेयी जी के समय पे हुआ था या नहीं? बिल्कुल हुआ था। मैं आपको वही याद दिला रहा हूं, मैं आपको वही रिमाइंड करा रहा हूं कि बीजेपी की जब हुकूमत रूलिंग पार्टी होती है तो उसकी टोन, मेरी नजर में, हो सकता है कि मैं गलत हूं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, उसकी भाषा अलग होती है। मुझे इंटरनल डायनेमिक्स इंडियन पॉलिटिक्स के और आपकी कांग्रेस से जो राइवलरी के इस वक्त चल रहे हैं वो मुझे नहीं पता। चाहे आप मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर के लिए फील्ड करें, चाहे उनपे, हम तो आपको इस वक्त, मैं तो नहीं कह रहा कि मैं एज अ मीडिया पर्सन हूं कि जी मोदी जी के जो हाथ है वो खून में रंगे हुए हैं और मुसलमान यहाँ हम कहीं और पहुंच रहे हैं, ओवैसी साहब, हम कहीं और पहुंच रहे हैं, मुझे लिमिटेड रहना पड़ेगा, मुझे लिमिटेड जाइए। आपके यहाँ तो उतने लोग हर महीने मरते हैं, इसी मुद्दे। अरे आप भूल जाइए, आप मोदी जी को भूल जाइए, फिलहाल आप नवाज शरीफ और मुशर्रफ की बैकग्राउंड चेक कीजिए। आप बिल्कुल, आपको अधिकार नहीं है, हक नहीं है ये बात, अगर आपने ये बात भी उठाई, ये बात उठाने का आपको हक नहीं है। आप देखिए आपने बलूचिस्तान में क्या किया हुआ है, आप देखिए कराची में हिंदुओं का क्या हाल है। नहीं, ओवैसी साहब, आप मेरे भी कुछ बुनियादी सवालों का जवाब नहीं दे रहे। फिगेट सिविलियंस, आप मेरे भी बुनियादी सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। क्या आपने हिजबुल और लश्कर तोयबा को समर्थन देना बंद कर दिया है? क्या आपने हाफिज सईद को समर्थन देना बंद कर दिया है? मेरा सवाल ये है, इस वक्त पाकिस्तान इंडिया की टेंशन और ISI आर्मी आज की सरकार कंट्रोल नहीं करती है। देखिए, सरकार अभी न्यूली इलेक्टेड हुई है और आप ये बात का यकीन माने, मैं आपको मीडिया के तौर पे बता रहा हूं, आपके डाउट्स, अरे वही आपके नवाज साहब वही है ना जिन्होंने हिजबुल को पैसा दिया, करने दीजिए, हिजबुल को पैसा उन्होंने बजट एलोकेशन की, वही है ना नवाज शरीफ। अगर इस ब्लेम गेम में जाएंगी तो फिर हम आपसे ये कहेंगे, देखिए हम तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान मिलिट्री एंड सिविलियन लीडरशिप बोथ आर कमिटेड टू इनिशिएट डायलॉग विद इंडियन साहब, आपने हिम्मत कैसे जुटाई मोदी का नाम लेने की? यू माइट नॉट एग्री विद इट, but your who the hell are you? Ruling party is willing to do it. Your ruling party has sent positive message, and both the civilian leaderships of respective countries are in touch. Oh yes, that is that. चलिए, आनंद गाडगिल साहब से पूछता हूँ, आनंद गाडगिल साहब, क्या आपने पाकिस्तान को बातचीत के लिए कह दिया है, जैसा ओवैसी तौहीद साहब बोल रहे हैं, क्या आपने पाकिस्तान को कह दिया है कि हम सितंबर में नवाज शरीफ और मनमोहन सिंह मिलेंगे? मीनाक्षी जी, एक जवाब आनंद गाडगिल जी से भी ले लीजिए। तो हम यहाँ पर और भी सवालात होते हैं, क्या पे नहीं जा रहे? ये एकेडमिक डिबेट मैंने बड़ी की है टाइम स्क्वायर पर।
और परवेज मुशर्रफ साहब ने देख के सराहा भी है। तो मैं इस डिबेट में न जाऊं, आनंद जी से सीधा सवाल पूछता हूं। पाकिस्तान की तरफ से एक पत्रकार का दावा है कि भारत की तरफ से संदेश जा चुका है कि सितंबर में मनमोहन सिंह और नवाज शरीफ मिलेंगे। क्या मिलेंगे? और सैद्धांतिक तौर पर यह तय हो चुका है? देखिए, हमने कांग्रेस की पहले से पॉलिसी रह चुकी है और उसमें कोई चेंज नहीं है कि बातचीत के जरिए हम ये पूरा इशू कम करना चाहते हैं, डिफरेंसेस कम करना चाहते हैं। तो इसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है, ये बार बार हम कह चुके हैं। यानी नवाज शरीफ और मनमोहन सिंह मिलेंगे? नहीं, देखिए अभी वक्त आने दो ना, अभी तो 1-1.5 महीना बाकी है। आप दोनों की तरफ घूमूंगा, बहुत पेशेंटली इस डिबेट को सुन रहे हैं। सबसे पहले रिटायर्ड जनरल जीएस ओबान सिंह साहब, आपके पिताजी 1971 वॉर के, अगर उनको वॉर हीरो कहा जाए तो गलत नहीं होगा, उन्होंने इतना बड़ा काम किया था इस देश के लिए। आपने इस आधे घंटे के डिस्कशन को सुना, पाकिस्तान के तर्क, कांग्रेस के तर्क और बीजेपी के तर्क, तीनों आपने सुने। एक मिलिट्री मैन होने के नाते, एक सुरक्षा एक्सपर्ट होने के नाते, ये जो डिफरेंट वॉइसेस हैं, आप इसको किस तरह से एनालाइज करते हैं? थैंक यू दीपक जी, आपने आधे घंटे के बाद हमारे को मौका दिया है बोलने के लिए। उनका डिस्कोर्स ऐसा था कि मैं उनको कहीं रोक ही नहीं पा रहा था। बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कोर्स था, उसी पे मैं थोड़ा सा बातचीत करना चाहता हूं। कोई कहता है बातचीत करो, कोई कहता है बातचीत मत करो। मेरे विचार में बातचीत करना जरूरी है, लेकिन एक चाइनीज प्रोवर्ब है, चाइनीज कहावत है, टॉक सॉफ्टली बट कैरी ए बिग स्टिक। मतलब तरीके से बात करो, जेंटलमैनली तौर से बात करो, लेकिन लाठी हाथ में होनी चाहिए। जो मुल्क मजबूत है वो अपने आप अपना काम करवा लेता है। अभी ये बातचीत चल रही है कि जी डायलॉग होना चाहिए। डायलॉग तो पिछले 60-65 साल से चल रहा है। अच्छा, डायलॉग अभी कहते हैं, ये आपके पाकिस्तानी गेस्ट आए हैं, कहते हैं जी बातचीत होनी चाहिए। मैं उनसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की हुकूमत, हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट है, किससे बातचीत करे? चेंज हुआ है वहां पर, नवाज शरीफ साहब आए हैं, सुनने में आया है कि ये जितने जिहादी ग्रुप्स हैं उन्होंने मदद की है उनको गवर्नमेंट में लाने के लिए। वहां पे कयानी साहब रिटायर हो रहे हैं, नए आर्मी चीफ साहब आ रहे हैं, और आर्मी की हुकूमत तो चलती है वहां पे, काफी सारी चलती है। फिर कहते हैं जी ISI है वहां पर, फिर जिहादी ग्रुप्स हैं वहां पर। सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका विड्रॉ कर रहा है वहां से, अफगानिस्तान से, और तालिबान और वो जो पाकिस्तान के सिर के ऊपर बैठे हैं वो भी तैयार हैं। अमेरिकन विड्रॉल हो रहा है, सेक्टेरियन वायलेंस, शिया सुन्नी एक दूसरे के पीछे पड़े हैं, बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं। तो आप देखिए कि हमारी जो गवर्नमेंट है विथ ऑल गुड इंटेंशंस किससे बात करे? पॉइंट ये है, पहले तो आप ये फैसला कीजिए कि एक पॉइंट निकालिए, एक जगह निकालिए, एक फोरम निकालिए जिस पे बातचीत हो सके। नेक्स्ट, एक सेकंड मेरे को आगे थोड़ा बताने दीजिए। कहते हैं जी डायलॉग, बैक चैनल डिप्लोमेसी सब चल रहा है। 65 साल हो गए हैं, अभी तक कुछ नतीजा तो निकला नहीं। हर दूसरे दिन मैं देखता हूं टेलीविजन पर कोई ना कोई वारदात शुरू हो जाती है। किसी का सिर काट दिया LOC पर, अभी एम्बुश हो गया, हमारे जवान मारे गए उस पे, और वहां पे चारों तरफ टीवी पे हाय हाय तौबा तौबा शुरू हो जाती है। इट हैज टू स्टॉप। कहीं ना कहीं इतने लोग मर चुके हैं, सब कुछ हो गया है, क्या नीति है हमारी, कैसे बढ़ाएं इसको आगे? यस, डायलॉग कीजिए, लोगों से बातचीत कीजिए, पर किसी तरीके से फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। मेरी सलाह ये है, मेरा विचार ये है कि पहले अपने आप को मजबूत करो, एकजुट हो सब पार्टीज, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे और जो ऑपोजिशन में हो, एकजुट होकर इस मुल्क को, और चाइना आपके बॉर्डर पर भी तमाशे कर रहा है, उनको भी समझाने के लिए कि हम हिंदुस्तानी हैं और अपने मुल्क के ऊपर किसी तरीके का इस किस्म के वारदात नहीं होने देंगे, फिर आगे बढ़ सकते हैं। तपिया साहब, आपको क्या लगता है, क्या ये जो कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है, या जो एक क्रॉस हडल दिखाई दे रही है, पहले बीजेपी की तरफ से बयान आता है, फिर अजय माकन जारी करते हैं, उस समय के आंकड़े जब टेंशन दोनों के बीच पीक पर था, ऑपरेशन पराक्रम चल रहा था, कहा कि हमारे यहाँ कम इन्फिल्ट्रेशन हुआ, हमारे यहाँ NDA टाइम पर ज्यादा हुआ,
क्या आप इस पॉलिटिकल फाइट को मानते हैं कि ये नेशनल इंटरेस्ट में है? नहीं, मुझे बड़ा अफसोस है कि ये जो ऐसे मौके पर, जबकि पूरे देश एकजुट होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी जो है आपस में इस तरीके से उनका लड़ाई चल रही है। जिससे लड़ाई होनी चाहिए उससे तो लड़ाई करते नहीं है, आपस में लड़ाई कर रहे हैं। तो पाकिस्तानी हंस रहे होंगे जो हमारे साथ ये जो मीडिया से आए होंगे, ये भी बोल रहे होंगे कि क्या हो रहा है इस देश के अंदर। जहां तक मेरा विचार है वो ये है कि पाकिस्तान से बातचीत करने का कोई मतलब नहीं है। इतने साल से, जैसे जनरल साहब ने बोला, 65 साल से बातचीत हो रही है, उसका क्या नतीजा निकला? बातचीत उससे होती है जो आपके साथ बातचीत करने को तैयार है, जो सुनने को तैयार है। पाकिस्तान बोल रहा है जी हमारे सिपाहियों ने इनको मारा ही नहीं, तो 5 आदमियों को किसने मारा, कहां से आ गए लोग? और कहते हैं जी टेररिस्ट जो है वो हमारे अंडर कंट्रोल नहीं है। तो ये किस किस्म की फौज है जिनके अंडर कंट्रोल ही नहीं है टेररिस्ट? बिल्कुल बड़ा सवाल है, किस किस्म की फौज है अगर एलओसी में टेररिस्ट इस तरह से घूमते हैं और अगर मार के भी जाते हैं? गाडगिल साहब, एक एक्सपर्ट का कहना है कि बातचीत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, थपलियाल साहब का। दूसरे हमारे एक्सपर्ट है रिटायर्ड जनरल जीएस ओबान सिंह साहब, उनका साफ कहना है कि बातचीत किसके साथ कर रहे हैं हम? इलेक्टेड लीडरशिप के साथ, जिस पर आईएसआई और सेना दोनों कंट्रोल रखती है, और 65 साल से बातचीत चल रही है। आखिरकार हम कहां तक पहुंचे? इन मुद्दों के बीच भी आपको लगता है, इस माहौल के बीच भी आपको लगता है कि बातचीत होनी चाहिए? क्या 71 आप भूल गए? जब समय आ गया तो हमारे सरकार ने कड़ा जवाब दिया था। 65 आप भूल गए? जब समय आ गया तो कड़ा जवाब दिया, लेकिन बीच में भी बातचीत चल रही थी। और ये बातचीत का मतलब सिर्फ ये नहीं कि भाई शरीफ साहब मिले और मनमोहन सिंह साहब मिले। इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ाना चाहिए, वो भी हम कर रहे, जैसे कि 26/11 के बाद भी यूपीए सरकार ने किया था। और मैं ये कह रहा हूं कि 2 टाइप का ये प्रेशर हो है। एक तो इंटरनेशनल पॉलिटिकल प्रेशर लाना चाहिए पाकिस्तान के ऊपर, और दूसरा फाइनेंशियल प्रेशर लाना चाहिए ताकि पाकिस्तान को कुछ मदद न मिल सके। इस तरीके से हम भी, यानी सरकार की तरफ से ये भी एक कोशिश जारी रहेगी इंटरनेशनल प्रेशर की। लेकिन जो लोग बोल रहे हैं कि डायलॉग नहीं करना चाहते, उनके पास दूसरा क्या सोल्यूशन है? हाँ जरूर, जो साहब ने अभी पहले कहा कि भाई स्पीक सॉफ्टली, बट लेकिन अधिकार से। तो हमारे यहाँ भी हमने जब समय आ गया तो हमने बता दिया कि हमारी ताकत क्या है। 26/11 के बाद भी हमने करके दिखाया। तो ये नहीं कि हम चुप बैठे, ये नहीं कि हमने हाथ ऊपर उठाए, ये नहीं कि हम कह रहे कि भाई हम हार गए। और हम लोग जो कह रहे हैं कि भाई इस समय पे विपक्ष ने अपने डिफरेंसेस खत्म करके साथ सरकार के साथ खड़ा रह के एक देश के लिए एक पिक्चर खड़ा करना जरूरी है। वो नहीं हो रहा है, ये हमें बहुत बुरा लगा है। रिटायर्ड जनरल ओबान साहब कुछ बोलना चाहते हैं? ओबान साहब आप रिस्पॉन्ड करिए गाडगिल जी का, उसके बाद में सीधे मीनाक्षी लेखी के पास जाऊंगा, सीधे आपके पास जाऊंगा। एक एक्सपर्ट कुछ कहना चाह रहे हैं मीनाक्षी जी। गाडगिल साहब कह रहे हैं कि हमने बड़े तरीके से जवाब दिया 65 और 71 में। सही बात है, 65 में भी हमारी बड़ी अच्छी जीत हुई थी, और 71 में तो ऐसी किस्म की जीत इंडियन आर्मी ने की कि एक सब कॉन्टिनेंट में इस किस्म की जीत सारी हिस्ट्री में नहीं हुई। एक मुल्क को तोड़ के 2 मुल्क बना दिया उसको। लेकिन उसके बाद फॉलो अप क्या हुआ? 90,000 प्रिजनर हम लेके आए, उसका नतीजा क्या हुआ? सब वापस चले गए। कहीं ना कहीं हमारे को ये सोचना पड़ेगा कि क्या हमारी नीतियां जो हैं उन्होंने कोई रिजल्ट निकाला है, और अगर नहीं निकाला, मैं किसी की क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा, ये सब हाइंडसाइट है कि जी हाँ जो हो चुका है काम तो हो चुका है, चलो आगे देखते हैं क्या करना है। कोई नीति बनाओ। और मैं ये दोबारा कह रहा हूं कि जब तक हमारा देश एकजुट होकर और स्ट्रांग होकर, ताकतवर होकर एक नीति बनाए जो कि बिल्कुल करेक्ट डायरेक्शन में सारे मुल्क को लेके जाए, ये मसले हल नहीं हो पाएंगे। ये मसले हल नहीं हो पाएंगे। मीनाक्षी लेखी जी, देश एकजुट नहीं है और इसकी जिम्मेदारी आप पर भी बनती है। देखिए, मैं जो दोनों एक्सपर्ट हैं उनकी बातों से 100% सहमत हूं। और गाडगिल साहब अगर कहते हैं कि इकोनॉमिक और इंटरनेशनल प्रेशर पाकिस्तान पे बनाना आवश्यक है, उस बात पे भी मैं पूरे तरीके से इनके साथ हूं। लेकिन क्या इन्होंने ये किया? अगर आप बहुत रीसेंट इतिहास भी उठा के देखेंगे, 26/11 समझौता, लश्कर-ए-तोयबा, इशरत जहां,
तमाम चीजें आप उठाकर देखेंगे तो यहां पर आपको एक पार्टिजान और गलत पॉलिटिक्स इस देश में होती हुई दिखाई देगी। आपको दिखाई देगा कि किस तरीके से पीर पगारों और तमाम लोग जो इस देश में आते जाते रहते हैं उनका किस तरीके से रखा जाता है, किस तरीके के आईएसआई कनेक्शंस को प्रोटेक्शन है। तो ये जो नीतियां हैं वो कथनी और करनी में अंतर है। अगर इनकी कथनी और करनी एक होती तो पूरा देश इनके साथ खड़ा था, लेकिन आज जो दिखाई देता है वो ये दिखाई देता है कि भारत के सुरक्षा मंत्री वकालत करते हैं तो पाकिस्तान की वकालत करते हैं, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स वाले जो बात करते हैं वो पाकिस्तान की बात करते हैं, वो भूल जाते हैं कि वो किस देश के मंत्री हैं। और ऐसे में जो हमारी स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए वो स्ट्रैटेजीज नहीं कारगर हो रही। 1990 से 1996 के अंदर और उससे पहले नेहरू के समय में सबसे अधिक इन्फिल्ट्रेशन लॉक स्टॉक एंड बैरल अगर हुआ है तो इस देश में हुआ है। इंदिरा जी के समय में तब्दीली आई, लेकिन जैसे उबान साहब ने कहा कि हम 90,000 सैनिकों को पकड़ के ले आए, आपने क्या किया? आपने भुट्टो को जाने दिया बिना एग्रीमेंट साइन कराए, बिना ये कहे कि भैया ये रहेगा या नहीं रहेगा, आपने वो अचीव नहीं किया। उसी तरीके से मुशर्रफ से जब आपने सीज फायर एग्रीमेंट 2003-4 में करवा लिया तो उसके बाद आपने उसका फायदा उठाया, आपके यहाँ इन्फिल्ट्रेशन कम हुई और उसका क्रेडिट आप लेना चाहते हैं, भले ही लीजिए, लेकिन उस क्रेडिट से ज्यादा शर्मुल शेख में जाकर आपने उस सारे के ऊपर पानी फेर दिया, ये कहकर कि पाकिस्तान खुद जो है इन्फिल्ट्रेशन से सता हुआ है। जब पूरे विश्व ने, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने समझौता को लेकर एक टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करने का पाकिस्तान को धमकी दे दिया, बिल क्लिंटन और तमाम लोग पहुंच गए, आपने क्या किया? उसको क्लीन चिट आपने दी। तो मेरे को जो समझ नहीं आ रहा है और उसके पीछे क्या सियासत है, मतलब मैं तो राष्ट्रभक्त देशभक्त लोगों में से हूं, मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि ये सरकार क्या वाकई भारत के हित में काम कर रही है। आनंद गाडगिल साहब जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। जब बात आती है अंतर्राष्ट्रीय माहौल, अरे अंतर्राष्ट्रीय माहौल भारत बनाएगा। क्यों बेबस और लाचार नजर आते हैं हम पाकिस्तान के सामने? गाडगिल साहब जवाब दीजिए। और ये मेरा सवाल नहीं है, देश के हर उस आदमी का सवाल है, हर उस शहीद का परिवार कह रहा है कि युद्धम देही युद्धम देही। ये उस शहीद के पिता ने कहा है जो मंगलवार की रात को मारा गया बिहार में। नहीं, मैं ये भावना समझ सकता हूँ, ये रिएक्शन ऑब्वियस है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कल हम वॉर चालू करें। इंटरनेशनल प्रेशर की जो मैंने बात की और जो स्वीकार की लेकी जी ने, तो क्या मतलब जो है बिल क्लिंटन या बाकी सारे जो उदाहरण दे रहे, पाकिस्तान में रह चुके हुए अमेरिका के एक दो जो एम्बेसडर है उनके अगर आप किताब पढ़ेंगे तो उन्होंने भी लिखा है कि जिस तरह से भारत सरकार ने यूनाइटेड नेशंस हो या बाकी के कंट्रीज के थ्रू पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर लाने की कोशिश की और उसके वजह से ही सिचुएशन बहुत कंट्रोल हो गई, नहीं तो आज कुछ अलग और तरीके से हो जाता। लेकिन गाडगिल साहब, पिछले 2 दशकों से मैंने लगभग हर भारत और पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप की मीटिंग कवर करी है। मैं कहना चाहूंगा कि 2004 के बाद जो वाजपेयी जी सीज फायर का, साथ ही साथ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, सीमा पार आतंकवाद, ये शब्द मुशर्रफ से कहलवा के गए थे, पाकिस्तान की जमीन का आतंकवाद के लिए उपयोग नहीं होने दिया जाएगा, ये डिक्लेरेशन कराकर जब गए थे, उसके बाद 2004 के बाद आप पाकिस्तान के प्रति क्यों नरम पड़ते गए? क्यों शर्मल शेख में ये कहा कि पाकिस्तान भी हमारी ही तरह आतंकवाद से पीड़ित है? क्योंकि बोया पेड़ बबूल का आम कहां से पाए? ये आतंकवाद पाकिस्तान ने ही खड़ा किया था अपनी फॉरेन अफेयर्स की नीति को बचाने के लिए, भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर खोलने के लिए। ये पूरा देश जानती है, दुनिया जानती है, और आपको भी कुछ ऐसी किताबें पढ़ना चाहिए जिससे जानकारी मिल जाए। दीपक जी कुछ मैं आपके पास आ रहा हूँ, ओबे साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ। सवाल मेरा आनंद गाडगिल जी से कहिए। मेरा सीधा सवाल है कि 2004 का जो एडवांटेज था उसको अपने लिए अपॉर्चुनिटी में नहीं कन्वर्ट कर पाई यूपीए 2 सरकार। क्या नहीं किया? 26/11 के बाद डायरेक्ट स्टेटमेंट, उस समय प्रणब कुमार मुखर्जी का आप स्टेटमेंट देखिए कि उन्होंने भी यही कहा था, हमने भी गवर्नमेंट में यही इशू लिया था, हमारी यही भूमिका थी कि पाकिस्तान की भूमि को टेररिस्ट को करवा लिया के लिए नहीं यूज किया जाएगा। यही नहीं किया था, बिल्कुल यही नहीं किया था, बिल्कुल गलत है।
नहीं, लेकिन 26/11 के बाद भी आप क्या कर पाए? आप एक भी आदमी का वॉइस सैंपल ला पाए पाकिस्तान से? 26/11 के बाद कितने साल गुजर चुके हैं? चिदम्बरम साहब खुद गए थे वॉइस सैंपल्स मांगने। क्या आप एक भी कल्पिट के वॉइस सैंपल्स लेकर आ पाए पाकिस्तान से? पाकिस्तान में अभी भी केस वो घिसट रहा है। अब वहां वो घिसट रहा है, वहां के गवर्नमेंट का सपोर्ट है तो लीगल सिस्टम में हम क्या कर सकते हैं? वो तो करने ही वाले, वो तो करने ही वाले हैं। तो वही तो उन्होंने जब गलती की है तो उन्होंने गलती की है, उन्होंने आर्मी का सपोर्ट है, आईएसआई का सपोर्ट है, आप बात क्या कर रहे हैं? वो तो वो सपोर्ट करेंगे ना, हम उससे कैसे करेंगे? हाउ कैन वी इंटरफियर इन द? हम भारत सरकार है सर, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। आपको ये भी याद दिला दूं, 124 करोड़ लोग कर रहे हैं। फिर तो यही तो हम नहीं कर रहे हैं। आप क्या करेंगे ये कहना मतलब हम नहीं कर सकते, इसलिए हम प्रेशर बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन प्रेशर बढ़ नहीं रहा ना सर। पाकिस्तान जैसा छोटा देश हमारे 5 सैनिक मार के चला जाता है और हम इसी बहस में उलझे रहते हैं कि वो टेररिस्ट है या फिर पाकिस्तान आर्मी के लोग। क्या आपके पास दूसरा कोई सोल्यूशन है कि तुरंत ये नहीं होता है तो भी वॉर करे, ये नहीं होता तो हमला करे? हाँ है। आई वुड लाइक टू जी क्योंकि हमको खत्म कर रहे हैं। टिट फॉर टैट है कि ये बातचीत ये चल रही है। आ रहा हूँ भाई साहब, अब आपके पास ही आ रहा हूँ संक्षेप में, क्योंकि मुझे खत्म भी करना है। 45 मिनट से मैं ये कहानी सुन रहा हूँ, इसका कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। आप ये बताएं कि भाई हमने क्या एक्शन लेना है? 1 2 3 मैं आपको बताता हूँ। 3 लेवल पे एक्शन लेना है। पॉलिटिकल लेवल पे आपने डिसाइड करना है कि बातचीत करें या ना करें। हमारा एक्सपीरियंस है कि बातचीत से कोई फायदा नहीं होता, तो सस्पेंड द बातचीत। सेकेंडली, जो आपने उनको मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस दिया है, विड्रॉ द थिंग। तब उस पर फाइनेंशियल प्रेशर आएगा, जिसकी बात कांग्रेस के ये प्रवक्ता कर रहे हैं। उसके बाद आप आइए डिप्लोमेटिक मेजर्स क्या ले सकते हैं, उसमें उनके ऊपर वर्ल्ड के हर फोरम में आप बताइए कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, तब उनके ऊपर दबाव आएगा, खासतौर पे OIC के अंदर। और तीसरा है मिलिट्री मेजर क्या ले सकते हैं। मिलिट्री मेजर में आप सेना को स्वतंत्रता दें कि भाई टैक्टिकल लेवल पे वो स्वतंत्र है कार्रवाई करने के लिए। उनका तो आपने हाथ पकड़ा हुआ है, तो कैसे वो कार्रवाई करेंगे? कैसे वो कार्रवाई करेंगे? ओवैसी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आपने इस बहस को सुनकर क्या निचोड़ निकाला? जी दीपक जी, देखें, सबसे बड़ी बात है ये ब्लेम गेम और ये सारा जो इंटरनल पॉलिटिक्स है इंडिया की, उसके बारे में बड़ी तफसील से ये लोगों ने बात की है। बात सीधी है, 2 मिलिट्री के जनरल बैठे हैं और उन्होंने वही बात दोहराई है जो अपने करियर के अंदर उन्होंने वो की है। वो वॉर यूफोरिया की है, उससे कोई हासिल नहीं होना। नई कहानी बनाए, नया चैप्टर खोले, ब्लेम गेम पर आएंगे तो बात ये कि 1 महीने के अंदर भारतीय फौज ने जो यहाँ पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि LOC पर 28 टैक्ट वाले की है और जनवरी से लेकर अब तक 186 दफा जो है वो वायलेशंस हुई हैं। पाक फौज के 4 जवान शहीद हुए, एक आम शहरी शहीद हुआ है। बात ये नहीं है, बात ये है कि आगे आपने कैसे बढ़ना है। ब्लेम गेम में रहेंगे तो फिर लाठी एक हाथ में हो और बातचीत भी हो। पाकिस्तान से 20 साल के बाद सुना, मैंने ये बात नवाज शरीफ जी से लेकर मुशर्रफ जी, बेनजीर भुट्टो सबके मुंह से सुनी है 1 to 1। आप भी सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जब हम इन्हीं लोगों से वेरियस लेयर्स में मिलते हैं तो इनकी भाषा दूसरी होती है और इससे ज्यादा हॉस्टाइल एनवायरमेंट में। मीनाक्षी, नाउ यू हैव टू रिस्पॉन्ड टू दैट। मीनाक्षी, अब आपको इसका जवाब देना होगा। प्रधानमंत्री बातचीत करने जाएंगे तो ये सारे मुद्दे आने चाहिए। मैं इनके बंद करें तो दूं? बिल्कुल बंद कर दिया उन्होंने। देखिए, बहुत छोटी सी बात है कि जो जनाब पाकिस्तान से हैं उनसे मैं संक्षेप में, मैंने 2 प्रश्न किए थे जिसका जवाब मुझे नहीं मिला, तो उसको मैं हामी समझती हूँ कि ना तो वहां पर हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर जैसी संस्थाओं का इन्होंने साथ देना बंद किया है, सरकारी रूप से उनको मदद मिलती है, बजटरी एलोकेशन मिलती है। ISI और आर्मी वहां पर आज भी इंटरवीन करती है कि वहां पे भारत के हिसाब से भारत और पाकिस्तान की पॉलिसी क्या होगी, ये ISI तय करती है। हामिद गुल जैसे लोग तय कर रहे हैं, जो कि रिटायर भी हो गए हैं, कि अफगानिस्तान और भारत की तरफ। आप मेरे को मेरी बात पूरी करने दीजिए। आप अगर स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट हैं या आप वहां के मीडिया के लोग हैं तो मैं भी थोड़ी बहुत पढ़ाई करती हूं, तो मेरे को मेरी बात कहने दीजिए।
हामिद गुल जैसे आप लोग जो कि देखिए। रिटायरमेंट के बाद भी आज भी उन सब हरकतों में शामिल है जो कि अफगानिस्तान और हिंदुस्तान, ईरान, इराक को लेकर चल रही हैं। मकसद सिर्फ एक है, उनको डर है कि उनकी सबस्यूमेशन ना हो जाए। जिस आइडिया पर पाकिस्तान बना था वो भारत विरोधी आइडिया है। जब तक भारत का विरोध रहेगा तब तक पाकिस्तान की खुराक चलती रहेगी। आपने कश्मीर दिया, वो आसाम उठाएंगे, जैसे इन भाई साहब ने भी उठाया। आपने आसाम भी दे दिया तो वो हैदराबाद उठाएंगे। लगातार इस तरीके की चीजें चलती रहेंगी। जवाब सिर्फ एक है, जिस जबान को ये समझते हैं उस जबान में इनको समझाया जाए। बीजेपी आपको जो जबान समझ आती है, आप, मैंने तो नहीं कहा कौन सी जबान, मैंने तो कहा जो जबान आपको समझ आती है तो वो आप बताएंगे कि आपको कौन सी जबान समझ हम आती है। बीजेपी आरएसएस तक कहां पहुंच गए? क्लोजिंग कमेंट, क्लोजिंग साहब। मैं आपको इम्पोज नहीं कर रही हूं, मैं अपनी बात कह रही हूँ। ये आपकी अपनी बात है, आपके अपने ओपिनियन है। आपने कहा कि आप मुझसे सवाल मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, तो मैं आपसे हमारे जो मेहमान पाकिस्तान से हैं, मेरी ओपिनियन तो स्पष्ट है जी। आपको जो भाषा समझ आती है उसमें समझाया जाना चाहिए, क्योंकि आपको समझाना बहुत जरूरी है। अच्छा, क्लोजिंग कमेंट्स में आपको ये इंप्रेशन बिल्कुल गलत मिलेगा। नहीं, मैं आपको बीजेपी की सर्कल में बैठी है, वहीं पे पली बड़ी है, इस वजह से आपको ऐसा लग रहा है। मैं आपको एक्सप्रेशन क्या गलत है? सही एक्सप्रेशन है। एक मिनट जी, जरा हमारे को भी बात कर लेने चलिए एक मिनट सुन लेते हैं। सुन लीजिए एक मिनट जी, सुनना भी चाहिए। हमारे जो गेस्ट पाकिस्तान से हैं उन्होंने कहा था कि 2 जनरल यहाँ पे बैठे हैं, वो अपने सिखलाई के मुताबिक वॉर हिस्टेरिया कर रहे हैं। अब मैं आपको रिस्पेक्टफुली याद दिलाना चाहता हूं, मैंने कहा था कि डायलॉग बाय ऑल मीन्स कीजिए, लेकिन हाथ में लाठी होनी चाहिए। और यही जनरल साहब थपलियाल साहब ने कहा है, अगर आपने ट्रेनिंग कैंप एलओसी के पार लगा रखे हैं, हर रोज इन्फिल्ट्रेशन होती है, तो उसको रोकेंगे कैसे? उसका तरीका तो यही है। लेकिन हम साथ साथ कहते हैं फौज अपना काम करेगी, डिप्लोमेटिक अपना काम करें, और जरूरी ये है कि जो हम प्रेशर डाल रहे हैं लोगों पर, लेट द डिप्लोमेटिक चैनल एक्टिव। चलिए मैं अब यहीं पर रोकूंगा, मेरे पास वक्त बिल्कुल नहीं है, मैं यहीं पर रोकूंगा। आप समझ सकते हैं इस बहस के सभी पहलुओं को देखकर कि किस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच के संबंधों की कॉम्प्लेक्सिटी है, उसके अंदर कितनी नाजुकता है। उसका राजनीतिक प्रभाव भी भारत की राजनीति पर देख रहे हैं, पाकिस्तान और भारत के संबंधों में भी देख रहे हैं। एक नया देश जन्मा है भारत विरोध के चलते ही। 65 साल से ये सब कुछ चला आ रहा है, इसे कम से कम 1 घंटे की टीवी बहस में नहीं निपटाया जा सकता। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।